यू आर वॉचिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं आपको अपने इस चैनल पर जीएस के पोर्शन को कवर करवाऊंगी और ये सभी टॉपिक्स जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। और हम लोग लास्ट वीडियो में हमने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल के बारे में हमने सारी बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली थी। सेल को किसने डिस्कवर किया, सेल है क्या, और जो सेल जो है वो किस तरीके से फंक्शन करती है, सब कुछ हमने देखा था। और फिर हमने देखा था कि सेल की कुछ ऑर्गेनील्स होती हैं। तो सेल जो फंक्शन कर पाती है वो क्यों कर पाती है, क्योंकि उसके ऑर्गेनील्स फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं ऑर्गेनील्स के बारे में वो क्या फंक्शन करती है, उनका क्या काम होता है, वो हम पढ़ेंगे। और हम सभी ऑर्गेनील्स को एक एक करके देखेंगे। हमने ये पढ़ा था कि उसमें 3 ऐसे ऑर्गेनील्स होते हैं जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं ऑर्गेनिल्स जिसके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो हम एक एक करके सारे ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहती है, तो उसको हम प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका क्या फंक्शन है, तो हम एक सेल ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसके हिसाब से समझते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है। तो जैसे कि ये सेल है हमारा, सेल के अंदर आपको पता होगा कि न्यूक्लियस होता है। और ये जो सेल का जो ये एरिया है जो आप खाली देख रहे हो, ये किससे फिल होता है, तो ये होता है एक फ्लूइड से, जिसको कि हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये इसी से फिल होता है। ठीक है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये जो आप आउटर कवरिंग लेयर देख रहे हो इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि आप ये जो फ्लूइड देख रहे हो ये प्लाज्मा इसके अंदर होता है और इसी को ये कवर करता है। इसी के चारों तरफ ये जो बाउंड्री है ये लगी हुई होती है, जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये क्या काम करता है, ये क्या चीज होती है सेल के अंदर, इसका बेसिक जो फंक्शन है वो क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, ये किसी भी सेल को स्ट्रक्चर देती है। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो सेल है उसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर देती है। ये और सेल के स्ट्रक्चर होते हैं, इसी वजह से ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर देने का काम कौन करता है, ये काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आउटर कवरिंग लेयर, आउटर कवरिंग लेयर। और ये किसको कवर करके रखती है, ये बेसिकली साइटोप्लाज्म को कवर करके रखती है और उसके अंदर फिर जो न्यूक्लियस है और बाकी के ऑर्गेनेल्स है उन सबको कवर करती है। इसका और ये क्या फंक्शन है इसका, ये क्या काम करती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। ठीक है, किसी भी सेल को तो ये स्ट्रक्चर देती है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किससे बनी हुई है, मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आखिर बना किससे है, तो ये बना हुआ होता है लिपिड और प्रोटीन से। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किससे बना हुआ होता है, तो ये किससे बना हुआ होता है, लिपिड एंड प्रोटीन से, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिपिड एंड प्रोटीन, इससे मिलकर लिपिड और प्रोटीन से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये बनी हुई होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका क्या फंक्शन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन से पहले हम एक और चीज देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल होती है और इसी से हम इसका फंक्शन समझेंगे, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का क्या मतलब है, सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है, परमिएबल का मतलब ये होता है कि इस सेल के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं और सेल के बाहर भी होते हैं। तो वो मटेरियल जो है वो अंदर और बाहर, जो सेल के अंदर और बाहर जो ये जा पाती है
बाहर से कुछ मटेरियल जो है वो अंदर जाते हैं सेल के अंदर और सेल से बाहर जाती है। तो ये अंदर बाहर जाने का जो प्रोसेस है इसको अलाउ कौन करता है? इसको अलाउ करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसका यही बेसिक फंक्शन है कि ये क्या करता है, सब्सटेंस को अंदर बाहर अलाउ करता है। और ये किस तरीके से करता है वो हम आगे देखेंगे। तो ये सेमी परमिएबल है, इसी वजह से ये चीजें हो पाती है। तो ऐसा नहीं होता कि सारी चीजें बाहर चली जाएगी, सारी चीजें अंदर आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सेमी है, पूरी तरह से परमिएबल नहीं है और परमिएबल है भी थोड़ा बहुत। तो इसी वजह से जो है कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल जो है वो सेल के अंदर और बाहर अलाउ हो पाती है, क्योंकि ये सेमी परमिएबल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी परमिएबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है। अब इसके अंदर क्या चीजें हैं, ऐसे कौन से मटेरियल है जो कि सेल के अंदर जाते हैं और सेल से बाहर आते हैं? तो ये चीजें होती है बहुत सारी, कुछ गैसेस होते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं। तो हम कुछ चीजें देखते हैं कि किस तरीके से जा पाते हैं। तो एक है डिफ्यूजन प्रोसेस। आपने डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो मैंने इसे मेटर वाले वीडियो में डिफ्यूजन प्रोसेस को इलेबोरेट किया है, तो वहां पर आप जाकर इसे समझ सकते हैं डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से कुछ गैसेस जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस जो है ये क्या हो पाती है, ये सेल के अंदर जो है ये जा पाते हैं। तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से CO2 और ऑक्सीजन जो है ये अंदर और बाहर जाती है। और एक होता है वाटर जिस प्रोसेस से जाते हैं उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर जो है वो मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब ये जाते किस तरीके से है, मतलब इनकी मूवमेंट होती किस तरीके से है, किस तरीके से सेल के अंदर जाते हैं, किस तरीके से सेल से बाहर आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से CO2 और O2 और ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर। बट ये होता किस तरीके से है, तो ये होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ये आपने शायद शब्द सुना हो, ये वर्ड सुने हो, हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन। ये क्या होता है, बेसिकली बहुत सारी चीजें जो मूव कर पाती है, वाटर जो है वो कहीं पर भी, चाहे वो प्लांट्स के अंदर जो रूट जो है वो प्लांट्स रूट जो है वो जो वाटर लेती है तो वो भी इसी प्रोसेस से लेती है। कुछ जो ऐसे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी इसी तरीके से वाटर अपनी बॉडी में ले पाते हैं, हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन की वजह से। तो ये क्या चीज है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर जो है ये वाटर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जो वर्ड है ये चेंज है। डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मतलब गैसेस के लिए यूज हुआ है, और जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के लिए यूज हुआ है, बट इनका प्रोसेस सेम है मूव करने का, ठीक है। तो कोई भी चीज चाहे यहाँ पर वाटर हो या फिर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हो। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर ज्यादा है और मान लीजिए सेल के अंदर कम है, ठीक है। ये है हमारे, मान लीजिए कि ये यहाँ पर जो है ये लो कंसंट्रेशन है, मतलब कि यहाँ पर वो मॉलिक्यूल्स कम है और यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ज्यादा है सेल के बाहर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर क्योंकि हाई कंसंट्रेशन क्रिएट हो गया है, जहां पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होता है वहां पर हाई कंसंट्रेशन क्रिएट हो जाता है, और जहां पर अगर वही मॉलिक्यूल्स चाहे वाटर हो चाहे वो कोई भी एयर हो, वहां पर अगर कम है, यहाँ पर मान लीजिए कम है, तो यहाँ पर लो कंसंट्रेशन क्रिएट हो जाएगा। तो मूव इसी तरीके से होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस तरीके से अंदर जाएंगे, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। और ये हमें मतलब ये चीजें जो है, एयर जो वैसे भी मूव करती है, वाटर जो वैसे भी आप देखते हो फ्लो करती है, तो ये इसी तरीके से होती है। जहां पर वाटर ज्यादा होगा वहां से वो जाएगा वहां की तरफ जहां पर वाटर कम होगा, ऐसे एरिया। तो जहां पर हाई कंसंट्रेशन है वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो ये चीजें नॉर्मली भी ऐसे होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है,
इस तरीके से ऐसे जाएंगे, और इस तरीके से वाटर भी जाती है, इसी तरीके से गैसेस भी जाती हैं। बस नाम चेंज है, डिफ्यूजन से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और ऑस्मोसिस से वाटर, बट प्रोसेस जो है वो सेम है। तो ये होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इस प्रोसेस से जाते हैं ये, ठीक है। और ये इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक फिल है। तो ये दोनों प्रोसेस किस वजह से हो पाते हैं? ये हो पाते हैं किस तरीके से जाते हैं? तो ये होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब इसमें 3 टर्म और आते हैं इसी हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन से रिलेटेड है ये। एक होता है अब आते हैं हम हाइपर, सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक क्या होता है? जब सेल के बाहर जो है वो, अगर कोई भी मटेरियल है, हम वाटर ले ले या कुछ भी ले ले, तो अगर बाहर जो है, जैसे मान लीजिए सेल है और इसके बाहर अगर हाई कंसंट्रेशन क्रिएट हो गया, यहाँ पर मान लीजिए कि हाई कंसंट्रेशन है और अंदर जो है वो लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है तो इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब सेल के बाहर हाई कंसंट्रेशन हो, सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन हो, तो ऐसे जो सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये है हमारा हाइपोटोनिक। और इसी की जगह अगर यहाँ पर सेल के अंदर ज्यादा हो, सेल के अंदर ज्यादा हो और सेल के बाहर कम हो, ठीक है, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन हो, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं हाइपरटोनिक। इसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक में क्या होता है? हाइपोटोनिक में सेल के बाहर ज्यादा होता है और मतलब हाई कंसंट्रेशन होता है, और सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन होता है। तो सेल के बाहर से चीजें जो है वो मूव करके सेल के अंदर जाएंगी, ठीक है। ये होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? सेल के अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन होता है और सेल के बाहर लो कंसंट्रेशन होता है। तो ये सेल से बाहर जाएंगे, ठीक है। ये जो भी मटेरियल है वो सेल के बाहर जाएगा, इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बट कभी कभी क्या होता है कि जो मतलब ये जो कंसंट्रेशन है दोनों जगह इक्वल भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर जितना है, सेल के अंदर जितना है उतना ही सेल के बाहर हो, दोनों इक्वल हो, तब ये मूव नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों जगह इक्वल है। सेल के अंदर भी उतना ही मतलब कंसंट्रेशन है, मतलब नॉर्मल है, जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर हो, दोनों जगह इक्वल हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं और इजी है। आप हाइपर से आप याद रख सकते हो, हाइपर मतलब ज्यादा, तो सेल के अंदर ज्यादा होगा, और अगर हाइपर मतलब ज्यादा है तो हाइपो मतलब कम हो जाएगा, यानी कि सेल के अंदर कम होगा। और आइसो मतलब क्या होता है? इक्वल। आइसो की मीनिंग ही होती है इक्वल, तो फिर दोनों जगह इक्वल होंगे। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, हाइपर से सेल के अंदर ज्यादा होगा, हाइपो का मतलब सेल के बाहर ज्यादा होगा, आइसो मतलब दोनों जगह इक्वल होंगे। तो ये तीनों जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार क्वेश्चन में आते हैं। तो ये सब जो है, ये सभी जो है ये 1 मार्क्स में और एमसीक्यू के फॉर्म में सारी चीजें जो है ये क्वेश्चन ही है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसके बाद आता है हमारा एक और टर्म है, दैट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? ये भी इसी से रिलेटेड है। एंडोसाइटोसिस होता है कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो रूट है वो जब वाटर लेती है तो वो भी इसी प्रोसेस से लेती है। मतलब कि ये
हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन की मतलब उससे प्रोसेस से। इसी तरीके से जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, साफ पानी में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो वहां पर अगर उनको वाटर चाहिए या फिर बाकी के मटेरियल चाहिए तो वो भी इसी तरीके से लेते हैं। तो इन सब के जो सेल होते हैं उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, मतलब सेमी परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता ही सेमी परमिएबल है। तो इनके तो इसी वजह से जो है वो मटेरियल जो है वो ले पाते हैं। तो कुछ फ्रेश ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो, और जैसे कि रूट वगैरह हो गए, वो सब लेते हैं। तो और इसके अलावा अमीबा लेते हैं। ठीक है, अमीबा जो है अपना फूड मटेरियल जो है वो बाहर से कुछ मतलब कि उनको अगर फूड चाहिए तो वो क्या करती हैं, बाहर के एनवायरनमेंट से फूड लेती हैं। तो वो किस प्रोसेस से लेती हैं, वो लेती हैं एंडोसाइटोसिस। तो वो ये इसी से रिलेटेड है। तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस दैट इनेबल्स द सेल टू टेक फूड or other material from their environment, from their external environment. External environment. एंडोसाइटोसिस क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मतलब प्रोसेस है जिसमें कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बाहर से अपना फूड या फिर बाकी के मटेरियल जो है वो अपने बॉडी के अंदर, अपने सेल के अंदर ले पाते हैं। इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और ये कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे करते हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो मैंने पहले भी कहा था कि इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो वो है अमीबा। अमीबा, अमीबा। तो अमीबा इस तरीके से लेती हैं। और बाकी के जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होती है और जो उसके अलावा रूट जो है वो किस तरीके से वाटर वगैरह जो है वो ले पाते हैं, तो वो यही हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन के उससे प्रोसेस से। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आती हैं और पूछे जाते हैं। तो ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये क्या है, आउटर कवरिंग लेयर है। और ये क्या करता है, तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने देखा ये बना किससे होता है, तो ये बना होता है लिपिड और प्रोटीन से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल को ये स्ट्रक्चर देता है। सेमी परमिएबल होता है, और सेमी परमिएबल है तो ये चीजों को, मटेरियल को अंदर बाहर अलाउ करता है आने जाने में, और उसको रोकता भी है, दोनों चीजें करता है। जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो तो उस टाइम पर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये रोक देगा, चीजों को अंदर बाहर नहीं आने जाने देगा। तो ये सारा करता कौन है, सारा फंक्शन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। और कौन सी चीजें, कौन से ऐसे मटेरियल है जो अंदर बाहर मूव करती हैं, तो दैट इज CO2, ऑक्सीजन एंड वाटर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। और उसके बाद फिर हमने ये तीनों टर्म देखे। और फिर एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस क्या है, जब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनका सेल जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट से अपना फूड इनटेक करते हैं, उस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। और बाकी के जो ऑर्गेनिल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।